तो आप बताओ मोहम्मद रफ़ी का कौन सा फेवरेट गाना है? अरे बाप रे, कि आज मौसम बड़ा बेईमान हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। गरीबी देखी हमने, भूखमरी देखी हमने, परेशानियाँ देखी। पहला दिन याद है मुंबई का? कुछ 200 रुपये लेके आया था। हम तो हमेशा उसी चक्कर में पड़े थे कि भैया रोटी का जुगाड़ हो जाए। मुझे आज भी याद है स्कूल में हम लोगों को रिज़ल्ट नहीं दिया गया था क्योंकि फ़ीस नहीं भर पाए थे हम लोग, मैं भी और मेरी बहन, और हम लोग घर वापस आए थे और हम लोग रो रहे थे। जिस बंदे को ये पता नहीं है कि शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो बंदा क्या सपने देखेगा सुपरस्टार बनने के। ज़ीरो से वापस शुरुआत की अपने करियर की। नौकरी छोड़ दी? हाँ, नौकरी छोड़ दी। डर नहीं लगा? तो उन्होंने बोला कि भैया छोड़ दो। ठीक है भैया, नौकरी छूट रही है तो डन, क्या करें। छोड़ा मैंने। लेट्स टॉक विथ नमिता, इट्स अ वेरी गुड चैनल, वॉच, लाइक, सब्सक्राइब, आई लाइक इट। हाय हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट लेट्स टॉक विद नमिता। वेल, आज जो शख्स है ना मेरे साथ, वो इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, उनसे मैं जो भी बात कर लूँ वो चुटकियों में मुझको जवाब दे रहे हैं। बस एक बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि उनकी उम्र कितनी है। क्यों देंगे भाई, वो अनोखे लाल जो हैं और इतनी बार वो फीमेल कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं अपने शो भाभी जी घर पर है में, कि उनसे तो उनकी एज निकलवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शाहरुख मेरे फेवरेट हैं और आज से आप भी हो जाएंगे लगता है क्योंकि कोई तो है जो मेरे अलावा अपनी एज नहीं बता। तो बताइए कितनी उम्र है आपकी? नहीं, मैं उम्र इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और एक्टिंग के अलावा अगर मैं कुछ सोचता हूँ तो वो सिंगिंग है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ। और एक एक्टर को ना हमेशा उम्र से परे सोचना चाहिए और अपने आप को हर उम्र में ढालने की ताकत फील करनी चाहिए उसको अंदर से, है ना। तो मैं अपने आप को वैसा ही महसूस करता हूँ क्योंकि, और ये ईश्वर की दया से मेरे साथ बहुत हुआ भी है। जैसे कि मधुर भंडारकर सर की एक फिल्म मैंने की थी जिसका नाम था बबली बाउंसर। तो मधुर भंडारकर सर की जो फिल्म मैंने की थी बबली बाउंसर, उसमें मैं 40 साल का सरदार बना था। उसके बाद एक पिक्चर मैंने की जिसका नाम था डरनछू। बैक टू बैक दोनों का शूट हुआ। पहले बबली बाउंसर शूट हुआ जिसमें मैं 40 साल का सरदार बना था। उसके बाद नेक्स्ट शूट जो मेरा था वो डरनछू का था जिसमें आशुतोष राणा वगैरह थे, और है उस फिल्म में मैं 28 साल का सरदार बना। तो 2 फिल्मों में बैक टू बैक सरदार का कैरेक्टर किया मैंने, एक में 40 साल का, एक में 28 साल का। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ अपने कैरेक्टर्स को, अपने प्रोफेशन को। और मेरा ये मानना है कि एक्टर जो है वो बिल्कुल एजलेस होना चाहिए उसको, यू नो, वो कुछ भी कर ले। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर हिम और हर। एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर हिम और हर। तो इस वजह से मैं कभी भी अपना एज रिवील नहीं करना चाहता हूँ। और जब भी मुझे किसी को अपना आधार कार्ड भेजना पड़ता है तो मुझे बड़ा दुख सा होता है। मुझे सेम ईयर लाइकवाइज, ये दुख मुझे भी होता है जी। तो इसी वजह से मैं अपनी एज बताता नहीं हूँ। तो आज से मैं अपनी एज भी 18 साल से ज़्यादा नहीं बताने वाली हूँ। लगती भी आप उतनी ही। आधार कार्ड पे वैसे मैं सोचती हूँ ऐसी बात, अगर आधार कार्ड पे भी हम थोड़ा घपलेबाजी या जुगाड़बाजी करके एज चेंज करवा पाते तो लोग कितना अच्छा महसूस करते है ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सही बात है। मुझे कई बार लगता है क्योंकि ऐसा। अच्छा, आपने बोला चलो एज नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, बिकॉज वो हमेशा से मुझे लगता है वो स्वीट 16 तो नहीं कहूँगी, लेकिन 21 ईयर्स से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वोटिंग तो आप करते ही होंगे ना, है ना। जी। तो आप एक बात बताएं, जैसे मुझे पता भी है कि आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं और गायकी का शौक आपको बचपन से रहा भी है, तो एक गाना हो जाए फिर जो आपका फेवरेट हो, आप गुनगुनाते हो हमेशा। किशोर कुमार के गाने में बहुत गाता हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने में बहुत गाता हूँ, और सारे सिंगर्स के गाने मैं बहुत गाता हूँ। मुझे एक ऊपर वाले ने ये ताकत दी है कि मैं हर आवाज़ की नकल कर लेता हूँ। वो सिंगिंग में, एक्टिंग में नहीं, एक्टिंग वाली मिमिक्री नहीं, सिंगिंग वाली मिमिक्री करता हूँ मैं। ऐसा कई सिंगर्स कर लेते हैं। हाँ, कई सिंगर्स करते हैं। तो वो भगवान ने मुझे भी ताकत दी है। और मैं जब कोई भी ओरिजिनल गाना अगर गाऊंगा तो उसको पूरी तरह से वो सानंद वर्मा की आवाज़ होगी। लेकिन अगर किसी गायक का गाया हुआ गाना मैं गा रहा हूँ तो वो मेरी आवाज़ थोड़ी कम उसमें जाएगी और उस गायक की आवाज़ आपको ज़्यादा महसूस होगी, है ना। तो ये, और अगर मैं चाहूँ तो उसी गाने को मैं अपने ढंग से अपनी अदा से गा सकता हूँ, है ना। लेकिन लोगों को बड़ा मज़ा आता है। जैसे मान लीजिए
मोहम्मद रफ़ी का गाना है, तो मोहम्मद रफ़ी का गाना अगर मैंने मोहम्मद रफ़ी के ही अंदाज में गाया बिल्कुल, तो लोगों को लगता है अरे बाप रे क्या मेरे फेवरेट सिंगर है वो। हाँ लगता है ना ऐसा। मतलब मैं हर रोज रात को आप कभी मेरे घर आए तो आपको सुनाऊंगी मैं, तो आप बताओ, सारे क्लासिक सॉन्ग। तो आप बताओ मोहम्मद रफ़ी का कौन सा फेवरेट गाना है? अरे बाबा रे, कौन सा होता है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ तो अब ये वाला गाना जो है मैं आपको सुनाया, यही गाना सुनाया था, थोड़ा सा ही सुनाऊंगा वरना यूट्यूब पे कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। हाँ क्योंकि मेरे कई पॉडकास्ट में ऐसा हुआ है। अच्छा ओके। लोगों ने मेरे से गाना सुना और फिर उनका मैसेज आया सर ये कॉपीराइट इशू आ गया, जबकि ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, क्योंकि म्यूज़िक तो है नहीं, बिना म्यूज़िक के ही गा रहे हैं, फिर भी लोगों को पता चल जाता है, इतना ज़्यादा मैच होती है। तो अपना कोई कंपोज भी किया है कभी सॉन्ग ऐसे? किया है, मैं बहुत बचपन से कर रहा हूँ ना ये सब काम, सिंगिंग, तो मैंने कोशिश की थी। इस साल मेरा टारगेट है 2025 में। ओ वाह, हाँ एक म्यूजिक वीडियो लेके आने का। म्यूजिक वीडियो 101% लाऊंगा मैं, 101 में इस बार कंफर्म लाऊंगा, कुछ भी हो जाए। वेरी नाइस। हाँ तो वो पक्का है। वैसे आपका कौन सा फेवरेट है मोहम्मद रफ़ी का गाना? अगर सब गाने, ये लोग तो ऐसे सिंगर्स हैं ना जिनके हर गाने फेवरेट हैं, ऑल टाइम हिट्स हैं, हर गाने हिट हैं। मैं अभी एक फिल्म मेकर के साथ बैठा हुआ था, तो उनको मैंने ऐसे ही सी रामचंद्र का एक पुराना गाना सुनाया, और वो लूडो फिल्म में बहुत यूज़ हुआ है, जो पंकज त्रिपाठी जी की फिल्म थी। तो वो गाना मैंने जैसे ही सुनाया, उन्होंने सुना और उन्होंने तुरंत कहा कि यार सानंद मुझे एग्जैक्टली इसी टेक्सचर की ज़रूरत थी। अच्छा। और अब वो मुझसे 3 गाने गवा रहे हैं अपनी कमर्शियल फिल्म में। वो कमर्शियल फिल्म है उनकी, जो कि अभी अनटाइटल्ड है, नाम उसका चक्कर घिन्नी था, पर वो मिला नहीं है, रजिस्ट्रेशन उसका नहीं था, तो किसी और के पास था वो, तो मिला नहीं उनको, पर नाम चेंज हो रहा है। पर श्रीकांत विश्वकर्मा है डायरेक्टर, जो हमारे फिल्म मेकर हैं, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं। 2 गाने सुनाता हूँ, एक तो जो मैंने श्रीकांत भाई को सुनाया वो भी थोड़ा सा सुना दूंगा, और एक थोड़ा सा ये भी सुना दूंगा, तो कॉपीराइट का भी इशू ना है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वाओ, सो अमेजिंगली सब। देखिए हमारे कैमरा पर्सन भी वहाँ पे तालियां बजा रहे हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना, आपने असल में बहुत अच्छा गाया। वेरी नाइस, आई एम सो इम्प्रेस्ड। मतलब ये बहुत मुश्किल होता है, आप एग्जैक्टली उस सिंगर का वॉइस टेक्सचर कैसे ले ले। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम कि तुमने मोहम्मद रफ़ी का टेक्सचर कहाँ से लिया? उसने मुझे आज तक नहीं बताया। बोला हाँ। तो ये एक्चुअली जैसे कैसे मिमिक्री जब कोई बंदा करता है तो अपनी आवाज़ को बदलता है ना, वो मेहनत है, एक अलग क्राफ्ट है। हाँ तो वैसा ही मुझे बचपन से आदत है, छोटी छोटी महफिलों में गाने की आदत, 10 लोग बैठ गए, सबको पता है अच्छा गाता हूँ, तो मैं गाना सुना। पेरेंट्स करते थे ऐसे बचपन में? हाँ बहुत, गाना सुनाओ। हाँ बिल्कुल। अच्छा। बहुत तो मुझे वो आदत पड़ी हुई, तो मुझे बचपन में नकल करने की आदत थी। अच्छा। और अब जबकि मैं एकदम नेचुरल सिंगिंग करता हूँ, तो मैं अगर कोई गाना गाता हूँ तो जानबूझ के मैं उसके अंदाज में गाता हूँ ओरिजिनल सिंगर के, ताकि लोगों को मज़ा आए, क्योंकि बचपन से मैं ये करता आया हूँ। समझ रहे हैं ना आप? हाँ। तो मैं इसको, जब यही गाना है, इसको अगर मैं चाहूँ तो अपने अंदाज में भी गा सकता हूँ, अपनी आवाज़ में भी गा सकता हूँ, है ना, है ना। मैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरी मजबूरी है कि मुझे उसकी नकल करनी पड़ेगी। हाँ, रफ़ी साहब की नकल करनी पड़ेगी तभी मैं सुर पकड़ पाऊँगा, तभी मैं गा पाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं चाहूँ तो उसको अपने ढंग से गा सकता हूँ, समझ रही है, पर मैं जानबूझ के गाता नहीं हूँ ताकि लोगों को मज़ा आए, इस वजह से। क्योंकि मैं एंटरटेनर हूँ ना, तो मेरा हमेशा मन करता है सामने वालों को मैक्सिमाइज करके एंटरटेनमेंट दूँ। Once an entertainer, always an entertainer। या तो इसलिए, और वो आपको वो भी सुनाता हूँ। हाँ। वो एक वेरिएशन मिल जाएगा सी रामचंद्र का गाना, जो कि मैंने अभी श्रीकांत विश्वकर्मा को सुनाया था, लूडो में यूज़ हुआ है बहुत अच्छे से, तो वापस से रिवाइव हो गया वो सॉन्ग। कभी काली रतियाँ, कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने, ओ बेटा जी
ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, वाहरी किस्मत, वाहरी किस्मत, किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मज़ा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। मतलब बहुत मस्त, क्या अंदाज है गाने का। ऐसा लगता है जब आप गाते हो कि मतलब पूरी तरह से पैशनेट होके जब गाता है ना कोई, तो इसी तरह से सुर निकलते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ गाने की, बिकॉज गाने का बहुत शौक है, बट सुर नहीं लग पाते, थोड़ा बेसिक है। फिर इसलिए थोड़ा घर पे ही बाथरूम सिंगर तो घर पे गा लेती हूँ। मुझे श्रवण भैया ने कहा था, नदीम श्रवण वाले जो श्रवण कुमार राठौर थे, कल ही उनकी बात करें। जी जी, तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि सानंद, दो तरह के सिंगर होते हैं। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था सिंगिंग के लिए, उन्होंने कहा दो तरह के सिंगर होते हैं। एक बाथरूम सिंगिंग होती है, जो कि हर आदमी को लगता है कि वो सिंगर है बाथरूम में, है ना? हाँ। कोई और है नहीं ना सुनने वाला, आप ही सुनने और आपका पानी। और दूसरे सिंगर्स होते हैं जिनको सुर की समझ है, नॉलेज है ना, तो तुम जो हो वो सिंगर हो। तीसरे वो भी होते हैं जिनको गाना अच्छा नहीं आता लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत होता है। कॉन्फिडेंस बहुत होता है, हाँ। ऐसा भी है मेरे साथ वैसे कि बाहर बोलेगा मैं गा दूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता मेरे सुर कहाँ जा रहा है। वो तो चलो ये सब काम करते करते आ जाता है। जी जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा सानंद, अगर आपसे बात की जाए, चलो सिंगिंग एक्टिंग तो अच्छी बात है, जब पहली बार बम्बई आ रहे थे आप, तो किस सोच के साथ आ रहे थे? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव बीन मोर देन 15 years हियर, यहाँ पे हो गया आपको, अभी तो रिकग्निशन मिल गया है, बट उतना ड्यू नहीं मिला है जितना मैं कहूँगी कि मिलना चाहिए था। पहला दिन याद है बम्बई का? जी जी बिल्कुल याद है। मैं कुछ 200 रुपये लेके आया था, 100 या 200 रुपये थे शायद, 100 रुपये थे मेरी जेब में। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था मुझे। और तब तो सोशल मीडिया भी नहीं होता था, ये सब चीज़ें भी नहीं थी। कुछ भी नहीं था, बहुत पहले आया था। अब मैं अगेन आपको सन नहीं बताऊंगा, मैं बोलने वाली थी विच ईयर इट वाज, मेरी तो जुबान पे रहता है ये। अब मैं ईयर कभी अब बताता नहीं हूँ। अरे बता दो प्लीज, हम कौन, आप बताइए, आप एज कैलकुलेट करेंगे? नहीं ना, नहीं सब कैलकुलेट करने लगते हैं। नहीं करते, आधार कार्ड नहीं मांग रही आपसे। वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, इट्स लॉन्ग टाइम बैक। तो जब आया था मैं, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, ये बता सकता हूँ आपको। तो सोशल मीडिया नहीं था बिल्कुल भी, कोई जानता तक नहीं था फेसबुक का नाम। अब आप समझ लीजिए, ऑर्कुट वगैरह ये तो सब। हाँ ऑर्कुट था, ऑर्कुट था। तो फिर मैं आया, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक मेरे पत्रकार मित्र हुआ करते थे दिल्ली में, उन्होंने एक पत्र दिया था मुझे यहाँ पे, दोपहर का सामना के संपादक के नाम, संजय निरुपम के नाम। तो जब सबसे पहले मैं यहाँ आया, मैं आया था एक्चुअली एक्टर और सिंगर बनने, लेकिन आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ही डामाडोल थी। तो सबसे पहले तो रोटी का जुगाड़ करना, सर्वाइवल इम्पोर्टेंट था। तो मैं गया संजय जी के पास, और उन्होंने तुरंत मुझसे, आए सुबह से गए दोपहर? हाँ आया ट्रेन से, फ्रंटियर एक्सप्रेस से आया था मैं, आज भी याद है मुझे ट्रेन का नाम। तो अगले दिन मैं सुबह सुबह गया उनके पास, और उन्होंने मुझे तुरंत, यानी थोड़ी देर बात हुई और उन्होंने तुरंत बोला कल सुबह 6 बजे सानंद। ओह अच्छा। और मुझे आते ही नौकरी मिल गई दोपहर का सामना में। हाँ, तो सर्वाइवल का उतना इशू हुआ नहीं, यानी बहुत पैसा नहीं था, लेकिन इतना था कि खा पी सकूँ मैं, है ना। तो बस वहाँ से शुरुआत हुई, और फिर शुरू में ये था कि स्ट्रगल तो था ही, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे शुरू में जगह दी थी रहने के लिए मीरा रोड में, उसकी दवाई की फैक्ट्री थी, दवाई का वो होल सेलर था शायद, और उस बंदे के वो जो फैक्ट्री का जो गोडाउन था ना, उसमें उसने मुझे बोला कि यहाँ रहो। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल जितना ये सोफ़ा है ना, और इतनी ही सी जगह थी जिसमें हम एक लेट सकें, बस इतनी ही जगह थी, बाकी सब दवाइयों का स्टॉक रखा हुआ था। बहुत बदबू आती थी उसमें। तो वहाँ पे रहा था मैं 15-20 दिन, वहाँ रहा था उसमें। उसके बाद फिर मुझे संजय जी ने
एमएलए हॉस्टल में घर दिलवा दिया था, मंत्रालय सीधा वहाँ कोलाबा चर्च गेट में। अच्छा, हाँ वहाँ सही एमएलए। किस्मत निकली आपकी। हाँ तो 15 दिन बाद मैं प्रेम शुक्ला जी के साथ रूम पार्टनर बन गया। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी जो भाजपा के बड़े नेता हैं आज की तारीख में, तो उनका मैं रूम पार्टनर हुआ करता था, क्योंकि वो मेरे सामना में वो मेरे कुलीग थे, सीनियर रिपोर्टर थे वो। तो ये ऐसे पत्रकारिता की, और पत्रकारिता के दौरान एक्टिंग का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ जाऊँ, कैसे स्ट्रगल करूँ, क्या करूँ। और दो अलग फील्ड्स भी है ना। हाँ, दो व्हेन यू आर डूइंग दिस जर्नलिज्म या पत्रकारिता आप कर रहे हैं, तो वो एक्टिंग से अलग है। हाँ। दे आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कैमरा। राइट। तो मैं बेसिकली प्रिंट जर्नलिज्म करता था और आर्ट एंड कल्चर कवर करता था, फिल्मों के रिव्यू भी लिखता था। अच्छा। हाँ, फिर जर्नलिज्म प्रिंट से फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट हुआ। हाँ, फिर इलेक्ट्रॉनिक से फिर, और उस दौरान मैंने सिंगिंग के लिए भी स्ट्रगल करना शुरू किया था थोड़ा, जब भी टाइम मिलता था। तो उस दौरान मैंने नदीम भाई से, नदीम श्रवण जो हैं, उनसे अच्छा रिलेशन बनाया था। समीर जो सिंगर है, अपना गीतकार हैं, लिरिसिस्ट हैं, सॉन्ग राइटर समीर, बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं। हाँ, समीर मैं जानती हूँ। समीर, हाँ, आशिकी के सारे गाने उन्होंने लिखे हैं, तो उनके साथ भी बढ़िया रिलेशन हुआ मेरा। राम लक्ष्मण जी जिन्होंने मैंने प्यार किया के गाने बनाए हैं, उनसे मेरा अच्छा रिलेशन हुआ। तो ऐसे कुछ कुछ लोग थे जिनसे मैं मिला, और उनसे मैंने कोशिश की कि सिंगिंग में कुछ हो जाए, पर हो नहीं पा रहा था, क्योंकि ज़्यादा मैं वक्त नहीं दे पा रहा था। कितने साल किया आपने जर्नलिज्म का जॉब? जर्नलिज्म मैंने मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम किया है, मैंने बरसों किया होगा यार। अच्छा, बहुत किया है काम मैंने। दैनिक जागरण में काम किया है मैंने, जनसत्ता के लिए लिखा है मैंने, नवभारत टाइम्स के लिए लिखा है मैंने। मैं बचपन से ही कहानियाँ लिखने लगा था, नंदन में मेरी कहानियाँ छपती थी। अच्छा। हाँ, जो बच्चों की पत्रिका है, मैं भी पढ़ती थी बचपन में, चंपक, नंदन। हाँ जी। और साबू वाली स्टोरी। हाँ राइट। तो उन नंदन में मेरी कहानियाँ छपती। नंदन में आती थी साबू की शायद, है ना? हाँ, चंपक में आती थी। नहीं, वो तो साबू तो चाचा चौधरी के साथ। चाचा चौधरी के साथ, यस यस। तो वहाँ पे मैं बचपन से ही मुझे राइटिंग का शौक़ था और टैलेंट भी था मुझ में, क्योंकि मेरे बाबूजी बहुत बड़े राइटर थे। उनको उतना उनका ड्यू रिकग्निशन मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली, पर वो बहुत ही महान लेखक थे, साहित्यकार थे। तो हमारे घर में वही साहित्य का माहौल था। तो हमारे घर में हर हफ्ते एक कवि गोष्ठी होती थी, जिसमें अच्छा। बिहार के बड़े अच्छे कवि आते थे, और पिताजी की भूखमरी वाली हालत रहती थी, तो उधार मांग के चाय बनवाते थे उनके लिए, और नाश्ता मंगवाते थे, और कवि गोष्ठी करवाते थे। दिल के अच्छे इंसान। हाँ, तो ऐसे हम लोग जुनूनी लोग हैं। मेरे पिताजी, मुझे याद है, मम्मी से बोलते थे, यार पड़ोसी से 20 रुपया लेके आओ, अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर देखने चलते हैं। so sweet। इस टाइप के लोग रहे हैं। और तो बस वही था। फिर धीरे धीरे, क्योंकि मैं वर्कहॉलिक, बचपन से मुझे काम करने की आदत है, बहुत काम करता हूँ। तो मैंने काम करते यानी मुझे बस यही लगा कि भैया, मेरे पिताजी ने मुझे कोई एक्सपेंसिव एजुकेशन तो मुझे दे नहीं पाए। वो उनके हालात वैसे थे नहीं, हाँ, कि मैं कहीं विदेश में जाके पढ़ लूँ या कॉन्वेंट में पढ़ाई कर लूँ, वो सब था नहीं। हाँ, मुझे आज भी याद है, स्कूल में हम लोगों को रिज़ल्ट नहीं दिया गया था, क्योंकि फ़ीस नहीं भर पाए थे हम लोग, मैं भी और मेरी बहन, और हम लोग घर वापस आए थे और हम लोग रो रहे थे। तो मुझे मोमेंट्स याद है आज भी, कि हम लोगों को स्कूल फ़ीस नहीं भर पाने की वजह से रिज़ल्ट नहीं दिया गया था, और बताया ही नहीं गया था हमारे बारे में कि हम पास हुए हैं या फेल, बचपन में। तो बहुत कुछ ऐसा देखा, तो मुझे ये लगा कि भाई, हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, लगातार मेहनत करो। अगर ज़िंदगी में सर्वाइव करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो बस वही लगातार लगे रहे। तो कॉर्पोरेट में भी अच्छी सक्सेस मिली मुझे, क्योंकि मैं बहुत काम करता था। अब आप सोचो, कोई बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, उसके बाद वो पर्सनल लाइफ को टाइम दे रहा है ना। मैं 24 घंटे काम करता था, तो मेरा तो आउटपुट ज़्यादा रहेगा ही ना। तो मेरी 17,000 से सैलरी, जो मेरा कॉर्पोरेट जॉब था, 17,000 से 7 ईयर्स में सैलरी मेरी कुछ 45 लाख के ऊपर पहुंच गई थी एनुअल। और ये 2007 की बात कर रहा हूँ मैं। 2007 में मेरा इट वाज 40 लाख प्लस पर एनम। अच्छा, हाँ, 2007 में तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो और उस नौकरी को छोड़ के मैंने एक्टिंग के लिए शुरुआत की। महंगाई तो सारी 15 के बाद बढ़ गई। हाँ। ये सोशल मीडिया आया तब से बढ़ गई, 10 से, है ना, उसको प्रमोट करने के। तो मैंने वही अपना, जब कॉर्पोरेट वाला जॉब बहुत हो गया, 9 साल तक हो गया था, मैंने कहा यार सानंद, मुंबई तो आया नहीं था यार, ये नौकरी करने, कॉर्पोरेट की जॉब करने, ये करने नहीं आया था।
तुझे कुछ और करना है यार, तो कलाकार है। वहाँ पर भी मैं क्रिएटिव काम ही करता था, हालांकि शूटिंग करता था, प्रोमोज बनाता था। मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, प्रोमैक्स मिला, एक से एक प्रोमैक्स में 25 प्रोमैक्स जीता हूँ मैं। कितना काम किया मैंने, तो सब हुआ। लेकिन वही लगा कि यार मैं एक्टर और सिंगर हूँ, कलाकार हूँ, मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, तो यहाँ पे ये काम करने के लिए बहुत हो गया। तो फिर मैंने ज़ीरो से वापस शुरुआत की अपने करियर की। नौकरी छोड़ जी हाँ, नौकरी छोड़ दी। डर नहीं लगा? डर तो लगा, लेकिन मुझे यही लगा कि भैया अब कब तक। मैंने एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, मुझे लगा कि अब डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि आई वाज लाइक, मुझे अपना आखिरी का साल याद है, मैं एकदम ज़ॉम्बी की तरह ऑफिस जाता था, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा था मैं। मैंने कहा नहीं यार, जस्ट बिकॉज यू वर नॉट डूइंग व्हाट यू वांटेड टू डू। यस यस ऑफ कोर्स, वो बहुत ज़्यादा मेरे को अंदर से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी उस बारे में, तो इसलिए मैंने उस नौकरी को छोड़ा। और उसके पीछे भी कहानी ये है, ऊपर वाला मेरे साथ हमेशा रहता है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि शायद हिम्मत नहीं कर पाता मैं नौकरी छोड़ने की, तो ऊपर वाले ने छुड़वा दी। हाँ, ऐसा कुछ ऐसा हुआ कि मेरे बॉस ने कहा यू पुट इन योर पेपर्स। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा यू पुट इन योर पेपर्स, और मैंने कहा चलो। सनसनी कोई खबर लिखवा दी मुझे। हाँ, नहीं, कुछ ऐसा हुआ था। मैंने भी ऊपर वाले को कहा ठीक है भैया, नौकरी छूट रही है तो डन, क्या करें। छोड़ा मैंने। बेसिकली आई वॉज सैक्ड, आई डिडंट रिजाइन, हाँ, ऑन माई ओन आई वॉज सैक्ड, आई वॉज आस्क्ड टू लीव। तो ऑफिशियली अगर मैं चाहूँ तो ये झूठ जो है वो ज़िंदगी भर रह सकता है कि मैंने छोड़ दी नौकरी, पर सच यही है कि आई वॉज आस्क्ड टू लीव द जॉब। ओके, और मेरा And you were lucky enough to have said that. हाँ, तो 90 डेज़ का मेरा नोटिस पीरियड था। अच्छा, उसमें भी नोटिस मांग लिया इन्होंने? हाँ यार, 90 डेज़ तो करना ही था ना। जब उन्होंने बोला कि भैया छोड़ दो, तो हमारा ऐसा था कि अगर मैं छोड़ूंगा अपनी तरफ से तो नहीं तो तीन महीना, और अगर वो निकालेंगे तो भी 3 महीने की सैलरी देंगे। अच्छा, ये था, दोनों तरफ से सेम था। तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, तो फिर मैंने नौकरी छोड़ी, मैंने रिज़ाइन दिया। 90 दिन बाद का उसमें डेट डाला इफेक्टिव। कितने ऑनेस्ट है भैया। हाँ, मैं तो उसी वक्त मुंह पे मार के निकल जाती हूँ ऐसे करके। नहीं तो जो जैसा था 90 डेज़ का नोटिस पीरियड था, तो मैंने सर्व किया नोटिस पीरियड। 90 डेज़ पहले मैंने इस्तीफ़ा दिया, और पर उसके बाद फिर मैंने एक्टिंग के बारे में सोचना शुरू किया कि नहीं अब कोशिश करूँ। वो तो उन्हीं 90 डेज़ में ही सोच लिया होगा। हाँ, 90 डेज़ में मैं समझने की कोशिश कर रहा था कैसे क्या करेंगे। तो उस दौरान आपको कभी एक्टिंग का ऑफर नहीं आया जब आप जर्नलिज्म कर रहे थे? नहीं आया ना, उस दौरान नहीं आया। अच्छा, होता है ना ऐसे कि आपसे किसी डायरेक्टर से आप मिले या वैसे किसी से? क्योंकि मैं प्रिंट में था ना। ओके, प्रिंट मीडिया में था, और मैं क्राइम बीट कवर करता था, है ना। मैं सिर्फ बॉलीवुड कवर नहीं करता था। सुंदर लड़की भी नहीं थे। नहीं, मतलब मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, बट पहले ऐसा होता था। अभी तो टैलेंट बहुत देखा जाता है। पहले आप खूबसूरत लड़की होते तो जल्दी शायद आपको एक्टिंग में काम मिल जाता। अभी नहीं होता ऐसा। अभी बहुत टैलेंट देखा जाता है। तो बस वही अपना लगा रहा बेसिकली कि अब करना है, तो फिर कुछ घर का सारा सामान वामान जो था, यानी घर की सिचुएशन ये थी बेसिकली कि मुझे जो पैसे मिले थे मेरी नौकरी से, वो बहुत अच्छे खासे पैसे थे, पर मैंने एक बहुत बड़ा बंगला ले लिया था मीरा रोड में। yes. तो मुझे उस बंगले का मैंने सोचा कि जितने पैसे आए हैं, अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता नहीं है, मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, मुझे फाइनेंशियल समझ में ही नहीं आते हैं। ये सबके साथ ऐसा होता है जो भी आर्टिस्ट है। हाँ, मुझे एकदम ज़ीरो नॉलेज, कुछ पता ही नहीं था मुझे। अब धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है अब, लेकिन पहले बिल्कुल ही नहीं था। मुझे जितने पैसे मिले सब पैसा मैंने हाउसिंग लोन जो था मेरा, होम लोन, उसको चुकाने में लगा दिया। मैंने कहा इतना बड़ा घर, गाड़ी वाड़ी भी बेच दिया। हाँ, गाड़ी भी बेची, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि मुंबई में 1 BHK किसी का हो जाता है तो पब्लिक पागल हो जाती है। हाँ, और अक्सर सलाह भी लोग 1 BHK लेने की करते हैं। अरे तुम 1 BHK क्यों नहीं लेना? चुप कर, लूंगी तो नहीं मैंने 1 BHK, रेंट में ठीक है। वही ना, तो मेरा इतना बड़ा बंगला था, मैंने कहा नहीं यार, ये तो बंगला छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। सारा पैसा मैंने होम लोन में डाल दिया था, और गाड़ी के लिए EMI भरने का पैसा बचा नहीं, तो गाड़ी बेची मैंने। उसके बाद नहीं मैं चढ़ पाया इसमें लोकल ट्रेन पे, नहीं मैं चढ़ पाया अपना बसों में, और टैक्सी या ऑटो के लिए भाड़ा के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि सारा पैसा मैंने होम लोन में लगा दिया था। हार्डली कुछ पैसे, इतने पैसे थे घर वाले खा सकें, जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं वो खा सकें। बस मैंने
फिर एक दिन सुबह सुबह उठ के फिर पैदल ही मीरा रोड से अंधेरी गया। बैक टू 100 रुपए का नोट तो नहीं हो गया था? हाँ बिल्कुल, बुरा हाल हो गया था। तो 50-50 किलोमीटर मैंने वॉक किया डेली 6 महीने तक। उसके बाद फिर ऐड में काम मिलना शुरू हुआ। तो अच्छा। हाँ, तो अमित शर्मा ने, जो बधाइयों के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आइडिया वाले ऐड में। अच्छा। फिर गजराज राव सर ने मुझे चांस दिया, इन लोगों ने। तो मेरे एड्स बड़े हिट हो गए, तो उसमें फिर मुझे एड्स मिलने लगा बहुत सारा। तो फिर मैंने जल्दी ही गाड़ी भी ख़रीद ली वापस, फोर्ड फिएस्टा वापस से अच्छी गाड़ी ख़रीद ली। और फिर मैं, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि अब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा नहीं कभी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे को बहुत कष्ट हुआ था ना। एक दिन गया था तो खड़ा रहा 4 घंटे, ट्रेन में घुस ही नहीं पाया। हाँ, ऐसा भी बहुत होता है। बस स्टॉप पे गया, बस मैं लास्ट में आया तो नीचे गिर गया, पैर कट गया था मेरा, छिल गया था। अच्छा। मैंने कहा नहीं, अब नहीं जाऊँगा, मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं पैदल ही जाऊँगा अब। कभी कसम खाई मैंने कि अब कभी बस स्टैंड पे नहीं खड़ा रहूँगा और ये ट्रेन, लोकल ट्रेन पकड़ने नहीं जाऊँगा। और टैक्सी और ऑटो के लिए तो था नहीं, तो वॉक करने लगा था। तो ये सब देखा, फिर धीरे धीरे हो गया। फिर अपना फिल्म में मर्दानी में चांस मिला मुझे। प्रदीप सरकार, जिनके साथ मैंने 4-5 ऐड फिल्में की थी, तो उन्होंने मुझे मर्दानी में चांस दिया। फिर धीरे धीरे टेलीविज़न में भी। But it was a very challenging role for you to play, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। फिर टेलीविज़न में भी कुछ कैमियोज करता रहा। फिर FIR के 100 एपिसोड कर लिए, क्योंकि उसमें गेटअप रहता था। तो मुझे लगता था कि अगर मैं ऐसे एक्सपोज हो जाऊंगा, मेरा ओरिजिनल चेहरा, तो पब्लिक जो है वो मेरी, क्योंकि मुझे फिल्म एक्टर बनना था, तो पब्लिक मेरे लिए टिकट खरीद के क्यों जाएगी पिक्चर देखने, है ना? अगर टीवी पे ही डेली देख रही है तो इसलिए टीवी में पर्पसली नहीं करता था। पर भाभी जी का रोल इतना ज़्यादा अच्छा था ना वो, और इतना बढ़िया, बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर था। आज तक ऐसा कैरेक्टर किसी ने कंसीव ही नहीं किया टेलीविज़न पे, और बहुत ही अच्छा था। और डायरेक्टर को मैं बहुत प्यार करता हूँ, शशांक बली, ही इज़ ग्रेट फिल्म मेकर। तो उनके टैलेंट पे बहुत भरोसा था मुझे। मनोज संतोषी राइटर, उनके How did you get this? भाभी जी क्योंकि भाभी जी घर पर हैं कि जो डायरेक्टर हैं वही FIR करते थे, और मुझे वो जानते थे मेरे कॉर्पोरेट लाइफ से। अच्छा। पहले से जानते थे वो, और उनको पता था कि मैं रियल लाइफ में पगलेट हूँ। तो उन्होंने कहा कि पगलेट अच्छी बात है। हाँ, तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो बस ऐसे ही शुरू हुआ। अभी फिल्में भी बहुत सारी धीरे धीरे मिलने लगी, तो काफ़ी, मुझे लगता है 25 फिल्में तो कर ही चुका हूँ मैं कम से कम। और काफ़ी अच्छी। हाँ, और अच्छी फिल्में की हैं मैंने, और अभी बड़ी फिल्में आ रही हैं। अभी एक नया एक शो भी मैं शुरू कर रहा हूँ मुनव्वर फारूकी के साथ। वो स्टैंड अप कॉमेडी का एक शो है। वो भी मेरा अभी 1 दिन का शूट हो चुका है, 2 एपिसोड हो गए उसके। तो मेरे को वैरायटी करने का बड़ा मन करता है, अलग अलग काम, यानी सेम काम मैं नहीं कर सकता। वो एक ही, वो मुझे लगता है एक्टिंग की दुकान चला रहे हैं, वो नहीं करना। अच्छा, भाभी जी घर में आपने कई बार फीमेल कैरेक्टर प्ले किया। मैं जो खूबसूरत लड़की की बात कर रही थी कि आपने इसमें उसे इनकॉर्पोरेट किया, ऑफ कोर्स डायरेक्टर ने बोला होगा, बट टू प्ले दैट ऑन स्क्रीन इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? सो हाउ डिड यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग अ मेल टू अ फीमेल, और फिर उसी तरह से हाव भाव के साथ करना है? दैट्स आवर जॉब ना। हाँ, एक्टर का वही तो जॉब है, ट्रांसफॉर्म होना, यही जॉब है एक्टर का। अगर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है एक्टर, तो वो जितना ज़्यादा परसेंटेज है ट्रांसफॉर्मेशन का, उतना ज़्यादा % मार्क्स उसको मिलेंगे अच्छे एक्टर होने के। सीधी सी बात है। जो जितना ज़्यादा, जो डैनियल डे लुइस है, वो 100% ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसलिए उसको 100% मार्क्स देता हूँ मैं ग्रेट एक्टर होने का, है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन यही तो काम है। मैं कितनी जल्दी अपने आप को चेंज करूँ। अगर जैसे मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, अगर कैमरा ऑन है, मैं ऐसे ही बात करता रहा हर कैरेक्टर में, तो एक्टिंग कहाँ है? ये तो कोई भी कर सकता है ना। थोड़ा एफर्ट तो लगाना। हाँ, एफर्ट लगाना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा आपको, अंदर से भी बाहर से भी, हर तरह से। वही तो एक्टिंग है। अच्छा, जब कोई बम्बई आता है ना, तो ये सपना ज़रूर होता है कि हीरो बनूंगा टाइप ऐसा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। मतलब हर कोई, हर दूसरा, तीसरा, चौथा इंसान, या हर चौथी लड़की, मैं कहूँगी माधुरी दीक्षित बनने आती है, और हर लड़का शाहरुख खान बनने आता है। तो कभी वो भी था माइंड में कि इतना बड़ा एक्टर बनना है, सुपरस्टार बनना है मुझको? तो ऐसा कभी था मेरे मन में? एक्चुअली सच बताऊं, ये सब कुछ मैंने सोचा नहीं था कभी भी कि मैं सुपरस्टार बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो हमेशा से सर्वाइवल के चक्कर में पड़े रहे ना। गरीबी देखी हमने, भूखमरी देखी हमने, परेशानियां देखी, तो हम तो हमेशा उसी चक्कर में पड़े रहे कि भैया रोटी का जुगाड़ हो जाए। समझ रही हैं आप? तो जिस बंदे को ये पता नहीं है कि शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो बंदा क्या सपने देखेगा सुपरस्टार बनने के, है ना?
तो वैसा कभी मैंने सोचा नहीं यार, कभी भी नहीं सोचा, सच बता रहा हूँ। बस ये था कि मुझे ऐसा लगता था, शुरू से मुझे ऐसी फीलिंग थी कि मेरे में कुछ स्पेशल है। बहुत कुछ हाँ, वो कुछ ऐसा अंदर ऊपर वाले ने मुझे दिया है जो कि सबके पास नहीं। दूसरों से अलग है। हाँ, तो बस वो था। तो जो ऊपर वाले ने दिया है, अगर वो मटीरियलाइज हो जाए, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए रियल लाइफ में, और अभी मान लीजिए मैं एक एंटरटेनर हूँ और अगर मैं करोड़ों लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ, तो शायद मेरे धरती पे आने का यही पर्पस होगा, भगवान ने यही सोचा होगा। तो हो गया, वो दिशा दिखा दी ऊपर वाले ने, है ना। सो सानंद, आपको क्या लगता है कि सबके दौरान कभी ऐसा कोई लोएस्ट फेज आया आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि अच्छा अभी मैं, मतलब यू फेल्ट लाइक यू विल गिव अप ऑन दिस, या फिर आपने उससे डील किया हो कि अब मैं से कैसे बाहर निकलूं? लो फेज तो बहुत ज़्यादा आते रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरा मन किया मैं आत्महत्या कर लूं, ऐसा भी हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसको मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अप्स एंड डाउन्स यही तो लाइफ है ना। वो सबकी ज़िंदगी में होता है। अगर वो नहीं है तो लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है ना। फिर कुछ किया नहीं आपने ज़िंदगी में। अगर आप ज़िंदगी में आए और ऐसे ही बस एक फ्लैट हो गया ना पूरा ग्राफ आपका, ऐसे हो गया। अगर आप मान लीजिए बहुत खुश हैं, अब आपके पास मान लीजिए रेंज रोवर है, अब आपने रेंज रोवर बेच के उसके बाद आपने फरारी ले ली, लैम्बोर्गिनी ले ली, रोल्स रॉयस ले लिया आपने, है ना। अब क्या, आपने क्रूज़ खरीद लिया, ठीक है। अब क्या, और क्या करोगे पैसे का, कितना, इसका कोई एंड ही नहीं। आप कुछ भी करो, उसके बाद आपको एक टाइम में ना आप गिव अप कर दोगे उससे, बोला समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या करें, है ना। वो भी फ्लैट है लाइफ, उसमें भी कुछ नहीं है। रेंज रोवर से अगर आपने लैम्बोर्गिनी खरीदी, लैम्बोर्गिनी से रोल्स रॉयस खरीदी, उसका भी एक एंड है, फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे जाना ही पड़ेगा, आपके साथ कुछ पंगा होना ही पड़ेगा, होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो लाइफ में ट्विस्ट रहना चाहिए। हाँ, इंटरेस्टिंग नहीं है ना। किसी ने मुझसे एक बार कहा था, मुझे याद आ रहा है, फिर मैं भूल जाऊंगी, जल्दी बता देती हूँ, कि कितने अभागे होंगे वो लोग जिनकी जिंदगी में युद्ध नहीं होगा, या तो प्रण छोड़ा होगा, या रण से भागे होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो वो होना ही चाहिए। वो नहीं है तो लाइफ बहुत ही डिसइंटरेस्टिंग है। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिस पे फिल्म बने, और जितनी अच्छी फिल्म बन सके उतनी अच्छी लाइफ है आपकी। तो आपकी जिंदगी में भी फिल्म बन सकती है? बिल्कुल बनेगी, ऐसी ब्लॉकबस्टर होगी। पब्लिक कौन से डायरेक्टर चाहते हैं कि डायरेक्ट करें? आप खुद ही करें? राजकुमार हिरानी। ओह, अगर किसी दूसरे डायरेक्टर की बात करें तो हमें राजकुमार हिरानी। हाँ, वैसे मैं तो खुद डायरेक्टर हूँ ही बहुत अच्छा, मैं जानता हूँ कि मैं माइंड ब्लोइंग काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर मेरा बायोपिक है तो मैं उसमें अगर एक्टिंग कर रहा हूँ मान लीजिए, है ना, तो मैं खुद डायरेक्ट नहीं करना चाहूँगा। पर आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कोई एक ही डिपार्टमेंट देखना चाहिए, है ना। वो 10 तरह का काम है, सारी चीज़ें खुद ही करेंगे तो फिर और लोगों को काम कैसे देंगे, है ना। बिल्कुल। तो अच्छी बात है, और मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि जल्दी ही हम आपको किसी अच्छी फीचर फिल्म को भी डायरेक्ट करता हुआ देखें। जॉनरा क्या होगा वैसे उसका? मुझे तो थ्रिलर पसंद है बहुत। अच्छा, वेरी नाइस। कोई क्राइम थ्रिलर टाइप का। हाँ, तो किसको? सत्या टाइप। अभी री रिलीज भी हुई ना? हाँ, री रिलीज। देखी आपने दोबारा? नहीं देख पाया, टाइम ही नहीं था यार, मैं शूटिंग में लगातार बिजी हूँ ना, ऊपर वाले की दया से। हाँ, अच्छी बात है। तो यूं ही आप बिजी रहें, शूटिंग में व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ भी रहें, और हमेशा यूं हंसते मुस्कुराते रहें, हम कहेंगे, है ना। थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू फॉर बीइंग सो वार्म। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।